देखिए, आप सब लोग जो है ना कृषि स्नातक हो, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। आज किसान जब फसल बोता है तो वो यूरिया डीएपी तो देश का हर किसान डालता है। 10-15% किसान पोटाश भी डालते हैं, 2-4% किसान सल्फर और जिंक भी डालते हैं। और देश का जो आप फास्फेटिक उर्वरकों का जानते हैं कि यूरिया तो मेरे देश में 70% बनती है, 30% आयात होती है, लेकिन फास्फेटिक उर्वरक टोटल आयात होता है। जो बनता है उसका रॉ मटेरियल भी बाहर से ही आता है। तो सब ने सुना होगा कि फास्फेटिक उर्वरकों पर या उर्वरकों पर इस समय 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। किसान से कहा जाए कि जैसे अभी मोदी जी ने अपील किया कि अब धरती को ख़राब मत करो और यूरिया डीएपी बंद करो और अपनी धरती माँ को सुधारो और प्राकृतिक खेती करो। ये बात जिनका माइंड सेट हो चुका है ना, देश के वैज्ञानिकों का, अधिकारियों का, प्रसार कार्मिकों का, किसान का, कि बिना यूरिया डीएपी के तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है सॉइल में, कि सॉइल में चूँकि जैसे आज के 70 साल पहले जाओगे तो 70 साल पहले तो यूरिया डीएपी पोटाश कुछ नहीं था, तब भी खेती होती थी। तो अब लोग ये कहेंगे कि सन 50 के दशक में प्रोडक्शन भी तो हमारा 50-60 मिलियन टन ही था। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि सन 50 के दशक में हमारे देश में केवल 6 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती थी। और क्या होता था? गेहूँ तो नहीं होता था, धान तो नहीं होता था, धान गेहूँ का एरिया बहुत कम था। जौ होता था, ज्वार बाजरा होता था, चना मटर मसूर होता था। तो ऑलरेडी इनका प्रोडक्टिविटी कम है धान गेहूँ की अपेक्षा। अधर क्या हुआ है कि हमने इसका गेहूँ और धान का एरिया बढ़ाया है, इनकी प्रोडक्टिविटी चूँकि ज़्यादा है इसलिए वॉल्यूम में हमको दिखता है। तो दो चीज़ें हुई, तब हम केवल 6 हेक्टेयर में खेती करते थे और धान गेहूँ नहीं था। अब क्या हुआ, हम 20 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते हैं। जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपने सुनी होगी, फसल सघनता, तो पहले 45% थी, फिर किसी ज़माने में 70-72 के आसपास ये 100% हो गई, आज की दशक में 160% है। यानी कि मैं एक ही ज़मीन में 2 बार खेती करता हूँ, कहीं कहीं 3 बार खेती करता हूँ। तो ज़मीन तो 14 करोड़ हेक्टेयर है, लेकिन टोटल जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 20 करोड़ हेक्टेयर है। तो कहाँ 6 करोड़ हेक्टेयर में हम 60 मिलियन टन पैदा करते थे, आज 20 करोड़ हेक्टेयर में जब करेंगे तो 36 का 18 200 मिलियन टन तो ऐसे ही हो जानी थी, क्योंकि एरिया बढ़ गया। फिर शेष जो प्रगति है वो धान गेहूँ की है। अब धान गेहूँ बोते हैं, यूरिया डीएपी ज़बरदस्त डालते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अब किसान को अगर समझदारी से काम लो तो हम वैज्ञानिक भाषा में हम लोगों ने डीएपी जो डालते हैं उसका 30% 25% डीएपी फास्फेट यूज होता है, शेष जो है ना अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन में जो धान गेहूं का किसान है उसके खेत में 500-600 किलो फास्फेट रखा हुआ है, बस फसल को मिल नहीं रहा है। वो 500-600 किलो जो फास्फेट रखा हुआ है, अगर उसको हम अब 20 साल तक 30 साल तक फास्फेटिक उर्वरक न दें तो भी उससे हम काम चला सकते हैं। लेकिन वो कौन सी मैकेनिज़्म है कि वो अनसोल्यूबल जो फास्फेट है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए एक ही विधा है कि सॉइल में जो पोषक तत्वों को प्रोवाइड करने वाला जो सिस्टम है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट टाइप के पोषक तत्वों के बीच में संतुलन बनाए रखने का काम, जो अनसोल्यूबल फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो गए उनको सोल्यूबल बनाने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। बायोमास जो खेत में गिर जाता है उसको सड़ाने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। तो ये मैं आपको लाया हूँ, ये जीवामृत का एक ढेर सारा कंसोर्सिया रखा हुआ है और ये जंगल की मिट्टी से लाया गया है। हमने कहीं गाय का गोबर, गाय का मूत्र इस्तेमाल नहीं किया, और ना मैं इसमें बेसन डालता हूँ और ना मैं इसमें गुड़ डालता हूँ।
क्योंकि हमको सैकड़ों कुंटल गुड़ चाहिए साल भर में, वो यहाँ पिघलेगा। मैं सिंपली इसमें एक ड्रम में 5 किलो आटा, मतलब 10 दिन के बाद 5 किलो आटा और अगले 10 दिन के बाद 5 किलो चीनी, या यूँ मानो हर 10वें दिन 2.5 किलो आटा 2.5 किलो चीनी, इतना देता हूँ। ठीक है ना। अब इसके जो बैक्टीरिया क्या फंक्शन करते हैं देखिए आप, मैं अभी आपको क्रॉप दिखाऊंगा। ये डालने के बाद फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की, पोटेशिक और फर्टिलाइज़र की एक भी ज़रूरत नहीं है, क्रॉप की पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी। लेकिन ये जो बायो फर्टिलाइज़र है या ये जो जीवामृत है, बारिश के सीज़न में सॉइल में इनोकुलेट होना चाहिए। बैक्टीरिया का फंक्शन हमेशा नमी की दशा में ही होगा। बरसात में चूँकि प्रॉपर नमी रहती है और फेवरेबल कंडीशन रहती हैं बैक्टीरिया को वर्क करने के लिए, तो हमें इसको बारिश में इनोकुलेट करना है। आप फसल बोएं या ना बोएं, खेत अगर खाली भी है तब भी हम बारिश में ही करेंगे, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं इनके पास अपने पास कुछ नहीं है, ना इसमें एन है, ना पी है, ना के है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कुछ नहीं है। ये तो सॉइल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे खाना बनाएंगे। मतलब एक प्रकार की एक गृहिणी है, आपके सॉइल में बहुत सारा बायोमास पड़ा हुआ है, अनसोल्यूबल फॉर्म में फास्फेट पड़ा हुआ है, तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाना फास्फेट को, और जो कार्बनिक पदार्थ है उसको डिकम्पोज करना, तो ये 3 महीने में प्रोसेस काफ़ी हद तक पूरा कर लेते हैं। तो बारिश की क्रॉप भी हमको अच्छी मिल जाएगी, और फिर जब रबी आएगी तो भी उसमें हमको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करेगा क्या क्या, फास्फेट बिल्कुल बंद करा देगा। रबी में जो किसान अपने खेत में 4-5 पानी लगा के गेहूँ पैदा करता था, अगर बरसात में उसने ये डाला है तो उससे कह देना चाचा थोड़ा सा ध्यान देना, जब खेत पानी मांगे तब देना, यानी कि उसी ढर्रे पे मत लगाना कि पहला पानी का 21 दिन पर, फिर 45 दिन पर, फिर 75 दिन पर, ऐसे मत करना। जब खेत डिमांड करे तब आप देखते रहना, होशियारी से पानी लगाना। तो क्या पाओगे कि जिस खेत में 5 पानी में गेहूँ होता था, 4 पानी से गेहूँ होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की मात्रा सॉइल में बढ़ चुकी है, और जब कार्बन की मात्रा बढ़ चुकी है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की बढ़ चुकी है। एक रिजल्ट, मतलब 2 हुए, एक तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र नहीं लगा, दूसरा एक पानी मेरा बचत हुआ। अब जो किसान वेजिटेबल की खेती करते हैं, वेजिटेबल की किसान की प्रॉब्लम आप खूब जानते हो। बेचारा आज 1200 की सब्ज़ी बेच के आता है, 400 की दवा लेके आता है, फिर अगली बाज़ार में फिर जो है 1800 की सब्ज़ी बेच के आता है, फिर 400 की दवा लाता है। यानी जितने बार वो बाज़ार में सब्ज़ी बेचने जाता है, वापस आता है तो कुछ पैसे की दवा लेके आता है। हर सप्ताह दवा छिड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके खेत में नेगेटिव पैथोजन इतने ज़्यादा हैं जो सॉइल बोर्न डिजीज़ के रूप में प्रकट हुए। बरसात के सीज़न में अगर किसी ने ये जीवामृत डाल दिया है तो इसके जो माइक्रोब्स, उनका एक तीसरा काम और है कि सॉइल में जो नेगेटिव पैथोजन है उन पर नियंत्रण बनाता है। बरसात में आपने डाला तो 3 महीने में उस सॉइल में कोई भी नेगेटिव पैथोजन बचेगा ही नहीं, तो सॉइल बोर्न डिजीज़ नहीं आएगी। तो किसान जो 20,000, 25,000, 40,000 प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड लगा रहा था ना बेचारा, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसको बनाना कैसे, आप में जो भी चाहे तो यहाँ से या चिरगांव से 1 बोतल ले जा सकते हो। जैसे हमको लोगों ने कैसे जाना, अगर मैं ये जीवामृत बना के नहीं रखा और जीवामृत लोगों को नहीं फ्री देता, तो हाँ मैं बातें करता, तो कैसे काम चलता। तो क्या मैंने इतना सारा बना के रखा। तो आप लोग भी 1 ड्रम अपने कहीं भी, किसी किसान के यहाँ, किसी अपने घर में, कहीं भी एक वॉलंटियर चुन लो गांव में कि उसके यहाँ 1 ड्रम जीवामृत बनवा के रखो, और उसको बस 1 बोतल जो ले जाओगे, 180 लीटर पानी भर देना, 1 बोतल डाल देना 1 लीटर की, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डाल देना। आटा किसका पड़ेगा? गेहूँ का। जो आटा सस्ता हो, जो फसल का दाना खराब हो गया हो, क्योंकि बैक्टीरिया को खराब अच्छे से कोई मतलब, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बैक्टीरिया को नैनोफार्म में चाहिए भोजन, क्योंकि बैक्टीरिया के माउथ पार्ट्स तो होते नहीं हैं कि खा लेगा, वो तो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है।
देन उसकी सेल फूलती है, डिवाइड होती, 2 भागों में बढ़ जाती है। तो गुड़ जब हम डालते हैं, गुड़ या चीनी, तो वो तो डायरेक्ट यूज कर लेता है, और जब हम इसमें आटा डालते हैं तो आटा अभी नहीं यूज करेगा बैक्टीरिया। यहाँ फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, रस रसायन निकलेंगे, तब आटे के पार्टिकल नैनो फार्म में टूटेंगे। तो 20 दिन के बाद जो आटा डाला है ना, जैसे आज इसमें आटा डाला तो आटा किसी काम का नहीं है, आटा 20 दिन के बाद टूटेगा, नैनो पार्टिकल में बदलेगा, तब बैक्टीरिया के काम आएगा। आटा इसलिए डलवाते हैं कि गुड़ है 50 रुपये किलो, आटा है 25 रुपये किलो, ताकि किसान की लागत ज़्यादा ना बढ़े, और जो किसान संपन्न हो गुड़ डाल सकता है, कहता है अरे बाबूजी मैं तो गुड़ डाल सकता हूँ, कोई बात नहीं, मत डाल आटा, तू गुड़ ही गुड़ खिला। क्योंकि बैक्टीरिया का भोजन सीधे सीधे शुगर है, गुड़ है। कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब बैक्टीरिया के काम आएगा, ऐसे काम नहीं आएगा। तो आप 1 बोतल ले गए, 1 ड्रम में डलवा दिया, पानी भर दिया, और 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा डाल दिया, हिलाते रहे उसको। 15 दिन के बाद हम ये मानते हैं कि अब भोजन कुछ कम पड़ गया होगा, तो अगेन फिर 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा डालेंगे। फिर अगले 10वें दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालेंगे। 2.5-3 महीने में ये जो ऐसा जो हमारे पास ये बैक्टीरिया है ना, जिस कलर का, देखो इस कलर का है ये, ऐसा दिख रहा है ना, इस कलर का बैक्टीरिया हो जाएगा। जब इस कलर का हो जाए और आप इसको हाथ से छुएं और सूंघें, फिर आप हाथ धुल दें साबुन से, फिर सूंघें तो देखेंगे खुशबू वही बरकरार है। फिर साबुन से हाथ धुलें, फिर देखें खुशबू तो नहीं गई, फिर हाथ धुलें, खुशबू तो नहीं जा रही है, मतलब डाउन हुई है थोड़ी सी डेंसिटी, बट खुशबू बनी है। तब समझिए कि अब ये जीवामृत, अब इसमें माइक्रोब्स की संख्या 10 की पावर 8 या 9 है, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। दूसरी, गर्मी में जिस दिन बहुत टेम्परेचर हो और इस ड्रम को धूप में रखें, और धूप में रखने के बावजूद एक जगह पानी रख दें बगल में, तो पानी में जब हाथ डालेंगे तो पानी गर्म होगा, और जब इसमें जीवामृत में आप हाथ डालेंगे तो इसका टेम्परेचर 30, आप नाप सकते हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भयंकर धूप में ये रखा है जीवामृत, और थर्मामीटर लगाइए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज की रोशनी है, बहुत डेंस रोशनी है, और तापमान बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इस ड्रम में भरा हुआ लिक्विड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेट हो ही नहीं रहा। ये कहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये सॉइल से बेनिफिशियल माइक्रोब्स के नष्ट हो जाने का परिणाम है, क्योंकि अब सूरज की रोशनी को सॉइल एब्जॉर्ब करती है और हीटअप हो जाती है। जब वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है तो सॉइल उतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होती। और जब आप इस जीवामृत को कहीं डालेंगे, मान लो इस साल खरीफ में डाला, फिर रबी में डाला, और जून का महीना आ गया, ना विश्वास हो तो आप उस ज़मीन में थर्मामीटर लगा करके जिसमें जीवामृत डाला है उसका टेम्परेचर नाप लेना, और पड़ोसी के खेत का नाप लेना, तो आप पाओगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम है। अब जो किसान जायद में फसल बोते हैं उनके लिए कितना आराम है। जायद में एक किसान के खेत का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं जिसने जीवामृत डाला था उसके खेत का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्रॉप के प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आएगा कि नहीं। तो सिंपल सी कहानी है कि हम धरती माता को रिच करने के ऑब्जेक्ट से आगे चलें। दूसरी कहानी कि ये जीवामृत, मान लो किसान को पहले साल आनंद मिल गया, उसने कहा ये तो अच्छा हथियार मिल गया, अब तो हम जीवामृत से ही खेती करेंगे। तो इसने कार्बनिक पदार्थ को तोड़ करके ह्यूमस बनाया, आपकी फसल को दिया है। अब वो हर साल जीवामृत डालता है। तो बस यहाँ एक चूक होती है कि जब आप जीवामृत डालते हो तो जीवामृत का भोजन क्या है, जीवामृत किस मटेरियल से भोजन पकाएगा, कार्बनिक पदार्थ से। तो हम जीवामृत तो डाल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ ऐड करना अभी शुरू नहीं किए, तो क्या होगा,
तो 2-3 साल तो जो खेत में हमारा कार्बनिक पदार्थ जाने अनजाने था, उसको ये सड़ा करके ह्यूमस बना करके क्रॉप को प्रोवाइड करा देगा। देन आगे कब तक ये करेगा? जब वहाँ पर कार्बनिक कच्चा माल ही कम हो गया तो ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से निकालेगा? तो ऐसे किसान को एक और चीज़ सिखानी है कि दादा अगर जीवामृत डाल रहे तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप जो फसल के अवशेष होंगे उनको खेत के बाहर फेंकोगे नहीं, जलाओगे नहीं, बेचोगे नहीं। अगर जानवर हैं तो जानवर खाएं, उनका गोबर वापस लाओ खेत में। अगर जानवर नहीं पाले हो तो खेत का जो रेजिड्यू है, क्रॉप का रेजिड्यू है, उसको फेंकना नहीं है। आप अपने ही खेत में एक 10 बाई 10 का गड्ढा खोद लें और उसमें रेजिड्यू को डाल दें, ऊपर से मिट्टी बुरक दें और पानी से भिगो दें। तो 4-6 महीने बाद ये सेमी डिकम्पोज स्थिति में आ जाएगा और अगली फसल में इसको निकालें और पूरे खेत में फैला दें और जुताई कर दें। कई बार किसान क्या करता है कि जब भी आप खाद डालते हुए किसान को देखोगे तो सारे देश के किसान अप्रैल, मई, जून के महीने में खाद डालते हैं। अभी खाद में जिस घूरे में खाद थी वहाँ पर कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी हो चुकी थी। वहाँ ऐसा नहीं है कि पैथोजन थे, नहीं थे, लेकिन जब आप गर्मी में डाल आए ओपन 10-10 किलो के ढेर बना करके, तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब थे फिर मर गए। अब आपने फैला नहीं पाया था। 28 जून को मूसलाधार बारिश हो गई, खेत में हल्का सा स्लोप था, मेड़ थी नहीं, तो वो लाइट वेटेड पदार्थ है ना, ये जो गोबर की खाद है बहुत हल्की है। पानी अगर होगा तो रनाप के साथ ये बह जाएगा। तो ऐसे जब कभी किसी से बायोमास या गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डलवानी हो खेत में, तो उससे कहो इसका सबसे अच्छा समय होता है एक पानी बरस जाए और खेत में ओट आ जाए, तब बिखेरिए और जुताई कर दीजिए। जुताई करने में क्या है, 90% 80% पार्ट ज़मीन के नीचे दब जाएगा। अब अगर पानी रन ऑफ हो भी रहा है मान लो, तो अपर सरफेस का कुछ मटेरियल तो बहेगा, लेकिन जो नीचे सेट हो चुका है वो नहीं बहेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर ये मैं किसानों को समझा पाने में सफल हो गया तो किसान मेरा मुरीद बनेगा, और यही हमको करना है। अब इसमें लगना क्या, आप एक बोतल ले गए, किसी किसान ने 200-400 रुपए का गुड़ और आटा यूज किया, उसके यहाँ 200 लीटर का ड्रम बन गया। फिर आपने गांव के लोगों को बुलाया, बोले सबको 1-1 लीटर बांट दो। 100 किसान 1-1 लीटर ले गए, फिर उन्होंने यही रेप्लिकेट कर लिया। अब बनाने वाला किसान इतना ही कहेगा आपसे कि बाबूजी बनाया तो हमने, अब आप तो सबको फ्री बंटवा रहे हो, हमारा तो 600 रुपये का आटा और गुड़ लग गया। तो बस आपको सेक्रीफाइस कितना करना है, आप कहो कि देखो भाई राम आश्रय 600 रुपये ये पकड़ो, क्योंकि आपने 600-1200 रुपये अगर यूज कर लिए ना अपनी जेब के, तो आप पूरे गांव में ये जीवामृत के ड्रम रखवा सकते हो, बनवा सकते हो। और एक आदमी को जैसे ही फायदा होगा, सपोज एक किसान ने गांव में जीवामृत बनाया और गेहूं बोया, खरीफ में डाला था, फिर गेहूं बोया तो गेहूं में भी डाल दिया और डीएपी नहीं डाली। सब किसानों के सामने कर दो कि डीएपी मत डालना, और उससे भी वादा करना कि यूरिया पूरी देना, और जो उपज घटेगी वो मैं देनदार हूँ। और इनकेस ईल्ड नहीं घटी, गांव के सारे किसानों ने देखा, तो जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 कट्टा डीएपी ला रहा था ना 7,000 रुपये की, वो किसान तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम भी बनाएंगे। आपके पीछे पीछे घूमेगा, आप तो बोतल आपसे मांगेगा, और आप अगर कहोगे 200 की मिलती 200 की भी लेगा। ये एक्सटेंशन का आपकी अपनी टेक्निक कोई भी लगा सकते, लेकिन हम लोग एक्सटेंशन के एग्रीकल्चर के लोग हैं, तो हमारा सबका धर्म है कि किसान की उन्नति हो, धरती माँ की उन्नति हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना रहे।